ट्वेल्थ। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। सो इसके प्रीवियस हम बहुत चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग जेनेटिक कोड्स एंड डीएनए स्ट्रक्चर एंड ऑल, सब हम यहाँ पे डिस्कस किया है। सो यहाँ पर आज हम बताने वाले हैं कि जो जेनेटिक जीन्स है, यानी कि जो जीन्स है और जो डीएनए है, दोनों का ही रिलेशन है किसके साथ? म्यूटेशंस के साथ, राइट। बिकॉज जेनेटिक कोड्स हैं, जीन्स है और म्यूटेशन है, डीएनए है, उनमें क्या होता है? म्यूटेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से डीएनए में भी चेंज आता है। सो जो डीएनए और जीन्स के का रिलेशन है बिटवीन द म्यूटेशन, हम उन्हें बहुत पहले से स्टडीज़ करते आए हैं। एंड हमने उनके प्रीवियस चैप्टर में भी, चैप्टर 5 में भी कुछ म्यूटेशन के इफेक्ट को हमने वहाँ पर पढ़ा था, कुछ ऐसी डिजीज़ को हमने पढ़ा था जो कि म्यूटेशन के थ्रू होती हैं। ओके, द नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट्स हैं वो किस वजह से होता है? तो वो जो इफ़ेक्ट है वो होता है बाय द डिलीटेशन, यानी कि कोई एक लार्ज सेगमेंट है डीएनए का वो डिलीट हो जाए, या फिर कोई एक सेगमेंट है वो रीअरेंज हो जाता है। अब इस बात को देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये डीएनए का ये सेगमेंट्स हैं यहाँ पर जो लगे हुए हैं, ठीक है, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए, ऐसे करके सेगमेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। सो इसमें पहला क्या हो, पहला इन्होंने पॉइंट बताया कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट डिलीट हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये जो सेगमेंट है ये प्रॉपर यहाँ से डिलीट हो गया। अगर ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, सो जो CCA से जो भी प्रोटीन्स बनते हैं उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पर म्यूटेशन की स्टेज आ जाएगी, जिससे जो मेन डीएनए स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हो जाएगा। और अगर वहीं रीअरेंजमेंट कह लें, रीअरेंजमेंट का मतलब कि अगर ऐसे डीएनए स्ट्रैंड है हमारे पास जिसमें ATUGC ऐसे लिखा हुआ है, राइट, बट अगर बिकॉज ऑफ सम रीज़न ये आपस में अपनी जगह को चेंज कर लें, और आपस में जगह अपनी चेंज करें तो कैसे बन जाएगा? AGT और C। होना क्या चाहिए था यहाँ पर ATGC, बट यहाँ पर रीअरेंज होकर वो क्या हो गया? AGTC। तो इस तरीके से अगर कोई भी सेगमेंट्स है वो रीअरेंज हो जाए, उनकी वजह से भी डीएनए के सेगमेंट्स में चेंज आते हैं। ऑल्सो अगर कोई एक सेगमेंट डिलीट हो जाता है, डिलीटेशन लॉस हो जाती है वहाँ पर, तब भी डीएनए में चेंज आएगा। और जो ये चेंज है इन डीएनए, इन्हीं की वजह से क्या होता है? म्यूटेशंस। सो अगर कोई चेंज हो जाए या डिलीट हो जाए तो उसकी वजह से जो जीन्स है या तो वो लॉस हो जाएंगे या तो फिर गेन होंगे। दैट मीन्स लॉस किस तरीके से? अगर कोई जीन्स वहाँ पर डिलीट हो गया तो उससे बनने वाले जो प्रोटीन्स है वो क्या हो जाएंगे? वो लॉस्ट हो जाएंगे। एंड वहीं गेंस की बात करें तो अगर कोई रीअरेंजमेंट हो गया, रीअरेंजमेंट की वजह से कोई नया स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन बन गया, कुछ अलग से स्ट्रक्चर्स बन गए, तो उसमें क्या होगा? एक नया स्ट्रक्चर, नया फंक्शन वहाँ पर ग्रो हो जाएगा। सो डिलीटेशन की वजह से, रीअरेंजमेंट की वजह से जो जीन्स है उनके फंक्शंस में चेंज भी हो सकता है, या तो वो चेंज लूजिंग की वजह से आ सकता है, या फिर उन्होंने नया कोई प्रोटीन गेन किया उसकी वजह से भी आ सकता है। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, हमने पॉइंट म्यूटेशन को पहले यहाँ पर पहले भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 5 में। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है कि जो नाइट्रोजन बेसिस लगे हुए हैं डीएनए में, इन नाइट्रोजन बेसिस में अगर कोई नाइट्रोजन बेस डिलीट हो जाता है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में गड़बड़ हुई है, पर्टिकुलर पॉइंट में प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है? बिकॉज अब यहाँ पर देखिए अब क्या है? ATG, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? TAC, ठीक है, इतने सारे हमारे पास नाइट्रोजन बेस, उसमें से एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस यहाँ से चला जाए, यहाँ से गायब हो जाए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से ही क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है। सो इसी तरह के एग्जाम्पल्स को, इस तरह की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। इसके भी हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। सो और जो एक क्लासिकल टाइप ऑफ, यानी कि प्रीवियस जिसका हमने एग्जाम्पल देखा था, जहाँ पर हमने पॉइंट म्यूटेशन को देखा था, जिसमें जो बीटा ग्लोबिन होता है, यानी जो जीन्स है जो किसका रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द बीटा ग्लोबिन, जिससे बीटा ग्लोबिन का फॉर्मेशन होना चाहिए था, बट बिकॉज सम चेंजेस, बिकॉज सम पॉइंट म्यूटेशन, जो ग्लूकाटेम है यानी ग्लूकामाइट है मेट है, वो चेंज आता है ना वेरेलिन में, ठीक है। इसको थोड़ा सा अभी हम समझते हैं कि ये कैसे। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल की तरीके से समझे तो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जिसमें हमने पहले दो जीन्स लेते हैं, GAU, और दूसरा हम यहाँ पर लेते हैं UTC। ओके, अगेन सॉरी,
तो पहले हम क्या पे लेंगे, क्या G A U लिया है हमने, और उसी के सामने उसके कॉन्ट्राडेक्टिव क्या होंगे, C T A। ठीक है, तो इस तरीके के यहाँ पे हमारे पास जीन्स मौजूद हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जस्ट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी की वजह से होता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, एग्जाम्पल है कि इस तरीके के ही जीन्स बनने चाहिए थे, और यही जीन्स आगे जाकर किसका फॉर्मेशन करते, ग्लूटामाइड माइट का क्या करते, फॉर्मेशन करते। इसी तरह का एक अरेंजमेंट होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ चेंजमेंट, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, इसका जो ये चेंज है, ये जो जीन्स है इसमें चेंज हो जाता है, तो ये बन जाता है ATU, और नीचे बनेगा CA और A। तो अगर इस तरीके से चीज़ें आ गई, दैट मीन्स अगर आपको बीच का जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, बीच का एक जो जीन्स दिखाई दे रहा है, पहले ET था, अब यहाँ पे TA हो गया, तो ये क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, चेंज हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट में चेंज हो गया, तो जिसकी वजह से अब बनना क्या चाहिए था, ग्लूटानिमेट, बट वो नहीं बनता, और वो क्या बन जाता है, वेनेलिन बन जाता है वहाँ से, जिसकी वजह से जो बीटा ग्लोबिन है उसमें चेंज आ जाएगा, बीटा ग्लोबिन प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा, एंड इसी की वजह से जो पॉइंट म्यूटेशन होता है, जिसमें पर्टिकुलर पॉइंट में प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से कुछ डिजीजेस कॉज होती हैं, और इसी की वजह से एक डिजीज़ कॉज होने वाली कौन सी है, सिकल सेल एनीमिया। इसके पीछे भी हम इससे पढ़ चुके हैं सिकल सेल एनीमिया को, जिसमें क्या होती है कि जिसमें जो आरबीसी है जो प्रॉपर कॉन्केव शेप की होनी चाहिए, वो कॉन्केव शेप की ना होके एक स्किल टाइप या सिकल टाइप हो जाती है, एक जो उसका शेप है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो आरबीसी का वर्क है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। सो ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो किसकी वजह से होता है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, जिसमें एक पर्टिकुलर जीन, एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि जो रेगुलेशन होना चाहिए, हम एक एग्जांपल ले रहे थे कि अगर वहाँ पर जो A और T का अरेंजमेंट होना चाहिए था, बट किसी तरीके से वो चेंज हो कि TA हो गए, तो ये पॉइंट म्यूटेशन में आएगा, और जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है, और इसका भी एक एग्जांपल दिया गया है, सिकल सेल एनीमिया। सो जो पॉइंट म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन का जो इफेक्ट है, यानी कि इंसर्ट होने की वजह से कोई एक न्यू जीन्स आके वहाँ पे इंसर्ट हो जाए, या फिर कोई जो जीन्स वहाँ से डिलीट हो जाता है, तो किस तरीके से स्ट्रक्चरल जीन्स में चेंज आता है, ये हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट क्या किया, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की, जहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और स्टेटमेंट को आप जेनेटिक कोड की तरह पढ़िए। ठीक है, आपको पता है कि जेनेटिक कोड में क्या होंगे, 3 ही कोडॉन्स होंगे, 3 कोड्स आपको आपस में मिलके, जैसे कि आपने पढ़ा है UGC UAU। ठीक है, तो आपने क्या देखा था, 3 के पेयर्स में होता है, तो वैसे 3 के पेयर में यहाँ पर भी कोडॉन्स बनाएंगे। एंड उसमें लिखा क्या है, उसमें लिखा हुआ है राम हैज़ रेड कैप। ठीक है, इसमें भी 3 तो इन्होंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और सेंटेंस को बोला है कि ये एक जेनेटिक कोड है, आप समझो। और अभी जब ये 3 के फॉर्मेशन है विदाउट एनी म्यूटेशन, इसका एक मीनिंग है, यहाँ पर एक आप इसको मीनिंग दिखाई दे रहा है, राम हैज़ रेड कैप, राम के पास रेड कैप है। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि ये एक प्रॉपर सेंटेंस है, या फिर एक प्रॉपर वर्ड्स लिखे हुए, एक जेनेटिक कोर्स आप मानो, जिसका हर का एक अपना अपना रोल है। राम एक वर्ड नाम है यहाँ पर वर्ब है, ऑल्सो रेड एक यहाँ पे एडजेक्टिव है, और जो कैप है वो ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हर सब का अपना अपना रोल है, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम एक नया लेटर इंसर्ट कर देते। ठीक है, अब एक नया लेटर इंसर्ट कर दिया। अब ये लेटर कहाँ से आ गया, म्यूटेशन की वजह से आया, तो अब ये लेटर इंसर्ट, अब आप सोचो, देखो पहले क्या था, RAM राम, दूसरा HAS हैस, तीसरा यहाँ पे क्या था, RED था, राइट। लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं कि रेड के पहले हमने एक B लगा दिए, बी वर्ड को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, और हमें पता है कि हमेशा ऑलवेज हमें 3 कोड्स ही लेने हैं। तो राम में तो 3 कोड्स हो गए, ओके, हैज़ में भी 3 कोड्स हो गया, ओके। अब यहाँ पे बी है, तो बी को भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कोड बनेगा दैट इज़ BRE। ठीक है, यहाँ पर जिसके एज BRE लिखा हुआ है। अब रेड में से D अलग हो गया, और नेक्स्ट जो D बना है, D के पास अब आगे क्या लिखा हुआ था, मैं नीचे लिख देती हूँ, CAP, राइट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ था, CAP लिखा था, बट ये D अभी यहाँ पर बचा हुआ है, सो ये D इस C के A के साथ जाके मिल जाएगा, और P अलग रह जाएगा। आपको बात समझ में आई, बिकॉज क्या करना है, हमें 3 के ही कोडॉन्स बनाने हैं, हम उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। और क्योंकि
रेड और हैज़ के, हैज़ और रेड के बीच में एक बी ऐड हो जाता है, तो बी को भी उन्होंने एज अ कोडॉन लेना पड़ेगा। तो बी रेड की जो स्पेलिंग है उसने तोड़ दिया, आर ई अलग हो गया, डी अलग हो गया, राइट। तो यहाँ और पी भी अलग हो गया, पी जिस तरीके से पहले कैप में लगा हुआ था बट वो अब अलग हो गया, बिकॉज 3 की हम पेयरिंग कर सकते हैं। सो यहाँ से आपने देखा कि जो रीअरेंजमेंट हो गया, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ आपने एक लेटर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। तो इस तरीके से जब रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो रीअरेंजमेंट से जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या होता है, चेंज आ जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर लिया है कि सिमिलरली जैसे पहले आपने सिर्फ एक लेटर इंट्रोड्यूस करवाया था, अब आप क्या करवा रहे हो, आप 2 लेटर इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, जो क्या है बी आई, ठीक है, बी आई। तो पहला देखो लेटर क्या था, RAM, राम, नो प्रॉब्लम, वो वैसे क्या वैसा ही है। दूसरा HAS, हैज़, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वैसे ही था। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर बी आई को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाया है, बी आई। पहले यहाँ पे बी आई नहीं था, पर अब बी आई को इंट्रोड्यूस करवाया, और बी आई और आगे क्या लिखा हुआ था, RED, रेड लिखा हुआ था। बट हमें पता है कि हमें कितने कितने गुणों बनाने हैं, सिर्फ 3। तो एक कौन से हो गए, राम, हैज़। अब यहाँ होगा BIR, BIR आ जाएगा क्योंकि BIR है। नेक्स्ट ED, रेड का ED अभी बचा हुआ है, और उसके आगे क्या लिखा था, CAP, कैप। तो अब नेक्स्ट कौन से 3 ऐड हो जाएंगे, EDC ऐड हो जाएगा, और AP अब यहाँ पर अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि राम हैज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके पहले कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, सिर्फ बीच में जो रेड है उसके पहले यहाँ पर हमने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, जो कि यहाँ पर क्या है, BI। और जैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पे कोड्स क्या हो गए, चेंज हो गए। और यहाँ पर जो लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, AP दिखाई दे रहा है, जिसके पास 3 प्रॉपर कोड्स नहीं हैं। तो इस तरीके से अगर आप 2 नाइट्रोजन बेसिस को अगर इंट्रोड्यूस करवाओगे या फिर ऐड करवाओगे, तो वहाँ पर भी क्या होगा, म्यूटेशन की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। बट अगर अब हम क्या करें, अब हम 3 लेटर्स को एक साथ यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। 3 लेटर्स जैसे बिग यहाँ पर लिखा हुआ है, तीनों लेटर्स को हम एक साथ यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या लेटर था, राम, हैज़। अब हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, बिग, BIG, ओके। अब उसके बाद क्या था, रेड कैप, ओके। अब इसे 3 के सेगमेंट्स में तोड़ो, राम, हैज़। अब इसे तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये किसी के साथ अरेंज नहीं होगा, बिकॉज 3 ये पहले से है और 3 हमें चाहिए। तो बिग, रेड कैप, ओके। अब ये क्या है, अब ये जो चेंज हुआ है यहाँ पर भी चेंज हुआ है। जो पहले सेंटेंस था, राम हैज़ रेड कैप, अब उसकी जगह पे क्या हो गया, राम हैज़ बिग रेड कैप। तो चेंज तो यहाँ पर हुआ है, बट जो प्रीवियस आपने देखा कि जब आप सिर्फ 1 लेटर को या 2 लेटर को इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो उसकी वजह से एक प्रॉपर रीअरेंजमेंट हो जाता है। एंड वहीं अगर आप 3 लेटर्स को एक साथ इंट्रोड्यूस करवाओगे, सो वहाँ पर भी म्यूटेशन होता है, बट नॉर्मल टाइप ऑफ होता है, जिसका एक प्रॉपर इफेक्ट बॉडी पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको इन्होंने एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एक और एग्जांपल दिया, जैसे कि अभी तो ये इन्होंने एग्जांपल दिया कि हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया डिलीटेशन करने का, कि अगर हम डिलीट करते जाएं एक लेटर, तो वो किस तरीके से होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो RAM, राम, हैज़, हमने क्या बोला, हमें डिलीट करना है, हम रेड को डिलीट कर रहे हैं। तो रेड का क्या होना चाहिए, RED, रेड। इसमें से हमने D डिलीट कर दिया, तो डिलीट कर दिया, तो क्या बचा, ED। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ED, और उसके आगे क्या है, CAP, कैप। तो अब आपने को पता है कि 3 कोर्स वहाँ बनने चाहिए, और R यहाँ से हट चुका है, तो ED किसके साथ काउंट होगा, इस C के साथ काउंट होगा। राम हैज़ नॉर्मल है, EDC बन जाएगा, और उसके बाद क्या बनेगा, AP। सो डिलीट होने से भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम चेंज करें, जैसे राम हैज़, यहाँ पर हमने क्या सिर्फ डिलीट किया था, यहाँ पर हमने सिर्फ पहले वाले में सिर्फ हमने R डिलीट किया था। अब हम क्या करते हैं, RE दोनों डिलीट कर देते हैं, R रेड में से RED, रेड में से ये दोनों डिलीट कर दिया, सिर्फ क्या बचा, D यहाँ पे बचा है, D और CAP, ठीक है। अब क्या होगा, ये DAP DCP एक साथ हो जाएगा, और यहाँ पे P अलग हो जाएगा, बिकॉज 3 के कोडॉन्स बनने हैं, ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और रेड में से 2 कोडॉन्स यहाँ पर, 2 बेसिस यहाँ पर चले गए हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जो बना, दैट इज DCP। नेक्स्ट अगर हम क्या करें कि राम हैज़, अब हमें क्या करना है, अब जो 3 हैं
यानी RED जो लिखा हुआ था, हम तीनों को यहाँ से काट दें, एक प्रॉपर कोड ही हम यहाँ से अलग कर दें, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बचेगा, कैप। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम 3 सेगमेंट्स या 3 कोड्स को एक साथ डिलीट कर देते हैं तब भी उसका एक मीनिंग है, और अगर हम 3 कोडॉन्स को इंसर्ट करते हैं तो भी वहाँ पर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। सो यहाँ पर इन्हें बताया गया कि जो कंक्लूज़न निकलता है वो कंक्लूज़न बहुत ऑब्वियस है, और कंक्लूज़न ये है कि अगर आप इंसर्ट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं किसको, 1 और 2 नाइट्रोजन बेसिस, यानी एक या दो नाइट्रोजन बेस अगर आप जब चेंज करते हो, जो रीडिंग फ्रेम है उसमें क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर एक को म्यूट किया, एक को डिलीट किया, यहाँ पर 2 कोडॉन्स को डिलीट किया, 2 बेसिस को डिलीट किया। तो जब हम एक या 2 बेसिस को चेंज करते हैं तो जो रीडिंग फ्रेम है वो प्रॉपर चेंज हो जाता है, वहाँ पर आपको इंसर्शन या डिलीटेशन दिखाई देता है। एंड वहीं अगर हम किसी जो भी ऐड कर रहे हैं या फिर जिस चीज़ को हम डिलीट कर रहे हैं उसको हम 3 के मल्टीपल्स में डिलीट करें, 3 का मल्टीपल्स यानी कि मैक्सिमम 3 तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या, UG को हम डिलीट कर दें, UCGA को डिलीट कर दें, UAG, तो मतलब 3 के मल्टीपल्स में अगर आप डिलीट करोगे तो उससे एक पर्टिकुलर कोडॉन वहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। वो किसी और को नहीं इफेक्ट करेगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज़ को, वो जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था सिर्फ वो वहाँ से इंसिप्ट हो जाएगी। अदरवाइज जो नेक्स्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो उन्हें अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इस तरीके का जो पॉइंट यहाँ बताया गया कि अगर हम इंसर्ट और डिलीट करते हैं 1 और मोर कोडॉन्स, यानी कि या तो आप एक कोडॉन को इंसर्ट करो प्रॉपर, या फिर आप एक प्रॉपर इन कोडॉन्स को डिलीट कर दो, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक ही 1 और मोर दोस्त की वजह से अगर आपने इंसर्ट कराया है, अगर एक कोडॉन आपने इंसर्ट करवाया तो उससे एक अमीनो प्रोटीन एक्स्ट्रा बनेगा, या फिर जो भी प्रॉब्लम में चेंजेस होंगे, अगर आप डिलीट करोगे तो एक पूरा अमीनो एसिड ही वहाँ से चेंज हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो रीडिंग फ्रेम है वहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन या फिर अल्ट्रेशन आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा। सो पॉइंट म्यूटेशन को यहाँ पर एज अ रिफर्ड किया गया है फ्रेम शिफ्ट इनर्शन। फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने क्या किया, एक एक करके चीज़ें इंसर्ट की हैं, और जब एक एक चीज़ें आप वहाँ इंसर्ट, ये जो म्यूटेशन हमने यहाँ पे बताया जिसमें क्या हो रहा है कि एक इंसर्ट हो रही है, एक न्यू कोडॉन सा वहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, तो फ्रेम शिफ्ट को इनर्शन बोलते हैं। जिस तरीके से आपने बोला कि यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको कि पहले क्या हुआ, आपने एक इंसर्ट किया, फिर 2 इंसर्ट किया, फिर 3 इंसर्ट किया, तो इस तरीके से क्या है, फ्रेम क्या है, शिफ्ट होता जा रहा है ना, टुवर्ड्स इस टाइप शिफ्ट होता जा रहा है, और एक न्यू सेल वहाँ पर इंसर्ट होती जा रही है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, फ्रेम शिफ्ट इनर्शन। एंड वही दूसरी तरफ अगर डिलीट होता है, डिलीटेशन की वजह से कोई म्यूटेशन होता है तो उसमें क्या बोलते हैं, डिलीटेशन म्यूटेशन होते हैं। सो यहाँ पर ये चीज़ प्रॉपर प्रूफ हो जाती है कि जो कोडॉन्स हैं वो ट्रिपलेट ही होते हैं, एंड ट्रिपलेट मैनर में ही वो कंटिन्यूअस ग्रोथ करते, कंटिन्यूअस चेंज होते हैं।